अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। बाबर सत्तार साहब अब तो हमारी बरादरी के भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लीगल ओपिनियन भी है इनका। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। अबसार आलम साहब आपका भी शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब लाहौर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें, आपका भी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, 2-3 इशूज़ पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्ट करूँगा जो FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। बड़ी इंटरेस्टिंग इंक्वायरी रिपोर्ट। कहा था पंडोरास बॉक्स खुलेगा, पता नहीं कितने लोग उसके अंदर शामिल थे फैसला साजी में। ये तो एक एक करके सारे इनकार कर रहे हैं भाई। ये कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं था इस इमरजेंसी के बारे में। काशिफ साहब ये सारे जीती पार्टी के साथ होते हैं। जरा जितने होते ना होते हैं। देखिए एक तो बात यह ना कि मलिक कयूम साहब, जस्टिस मोहम्मद अजमल, मियां मोहम्मद अजमल साहब जो प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी लॉ थे उस टाइम, मसूद आलम रिजवी साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रेसिडेंट जो थे, सबने कहा जी हमें तो पूछे नहीं। और ये हमें कहा गया जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी क्योंकि ये कहा गया कि ये आर्मी चीफ लगा रहे हैं, इसमें हमारा मकसद ही, हमारा लेने देने कोई नहीं उसके साथ। तो दिस इज व्हाट हैज कम आउट। अब क्या आप कौन सा पंडोरास बॉक्स खोलेंगे आप नेक्स्ट? क्या पेंडोरास बॉक्स होना था? मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि जब आपने इमरजेंसी लगाई एज आर्मी चीफ तो कौन सी कॉन्सल्टेशन, और ये फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये एक तरह की कंफ्यूजन दी गई इस कौम को कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे तो इमरजेंसी लग सकती है ना। अगर एक ने लगा दी, इंदिरा गांधी ने इंडिया में लगाई थी, यहां पे अगर लगा दी तो कौन सा तूफान आ गया। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ रहे थे कि जो इमरजेंसी प्लस थी या जो भी उसे कहते हैं, इमरजेंसी आईनी काम है, आईनी थी। ये आईनी नहीं थी, ये आर्मी चीफ ने एक ऑर्डर पास कर दिया था। उस ऑर्डर के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी, उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। अब मेरा नहीं ख्याल कि FIA की इतनी हिम्मत होगी कि उस वक्त के जो कोर कमांडर्स थे उनसे जाके वो इन्वेस्टिगेट करें और पूछें कि जी ये कोई किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, या जो PSOs थे उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के आर्मी चीफ, उनसे पूछें कि क्या आपसे किसी ने मशवरा किया था। लेकिन इस चीज से कतई नजर, देखिए आर्मी चीफ जो है वो तो बाउंड नहीं है ना किसी की एडवाइस की। अगर कोर कमांडर्स की मीटिंग भी होती है तो उसमें भी जो हेड है वो तो आर्मी चीफ है। अगर किसी से मशवरा भी कर लिया तो मशवरा मानना जरूरी नहीं है, एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। अगर आप इजाजत दें मैं 2-3 चीजें पढ़ के बता देता हूं। एक तो मलिक कयूम साहब ने कहा जी मेरे से नहीं पूछा गया। He categorically clarified that he had not forwarded any written advice, input or summary to Pervez Musharraf for the proclamation of emergency in the country. Kamal Shah, former Secretary of Interior, वो कहते हैं जी हमने तो कोई डोजियर प्रेसिडेंट साहब को नहीं दिया। और आगे से कहते हैं आई कांट रिकलेक्ट अटेंडिंग एनी ब्रीफिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी। यानी मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसी मैंने मीटिंग अटेंड की हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई हो। इस्लामाबाद जो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल साहब, वो कहते हैं कि जी इमरजेंसी एक पर्सन ने लगाई है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। वो एक इन्होंने कहा खालिद मकबूल साहब, गवर्नर पंजाब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, और साबिक जनरल भी हैं, साबिक जनरल भी है। वो कहते हैं, तो मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं इट वाज क्लियरली स्पेल्ड आउट दैट इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड बाय द पर्सन ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। Lieutenant General Khalid Maqbool has further stated that Pervez Musharraf's claim in the proclamation regarding consultation with Prime Minister, governors, etc. is incorrect. उनका ये क्लेम कि उन्होंने मशवरा किया गलत है, और ये उन्होंने कोर्ट में रिटर्न दिया है। जी काशिफ साहब देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो यही है कि ये मकाफात अमल है, और जो ताकत में लोग होते हैं और ख़ास तौर पे जो गैर आइनी ताकत हासिल करते हैं, उनके लिए सबक है इसमें कि जब आप वर्दी पहने होंगे, जब बंदूक आपके हाथ में होगी तो सब आपको सल्यूट भी करेंगे, आपकी गलत बात में भी हाँ मिलाएंगे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आएगा तो फिर ये जो आप अभी स्टेटमेंट्स पढ़ के जर्नलों की, डॉक्टर इशरतुल इबाद जो अभी भी गवर्नर सिंध हैं, उस वक्त भी गवर्नर सिंध थे, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं था। फिर अहमद रज़ा कसूरी साहब जो मुसलसल उनके तर्जुमान है और उनको डिफेंड भी करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मैंने कोई मशवरा नहीं दिया। तो ये बातें तो जाहिर हो गई हैं कि मकाफात अमल है, और इससे इंसान को तौबा ही करनी चाहिए अल्लाह से, और जो आइन और कानून है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चौधरी शुजात साहब ने इस प्रोग्राम में कहा था जी हमसे इमरजेंसी का मशवरा किया था, बट जजेस के साथ ये सब होगा, ये मशवरा हमारे साथ नहीं किया गया था। मैं एक चीज़ और वजाहत करना चाहता हूँ, बार बार हम इमरजेंसी कह रहे हैं, ये इमरजेंसी नहीं थी।
इसका नाम इमरजेंसी रख दी, ये मार्शल लॉ था। इमरजेंसी एक आईनी ये काम है, बिल्कुल मार्शल लॉ था, मुताबिक किया जा सकता है, लेकिन उसकी शक्ल बहुत और इसमें होती है उसे जो किया गया। हमारे ही बरादरी में जो थे होते पहले मुशाहिद हुसैन साहब, वो उस वक्त वजीर थे, उन्होंने इसको टर्म कॉइन की थी, स्पिन डॉक्टरिंग जिसे कहते हैं वो की, और इसको कह दिया इमरजेंसी प्लस। ये आईनी इमरजेंसी नहीं है, ये मार्शल लॉ था जिसमें आइन मुअत्तल कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया, इसलिए इसको इमरजेंसी बार बार कहना मेरा ख्याल है भी मुनासिब। बैरिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा मैं उनसे पूछ लूं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक एक करके जो कहा जा रहा था कि मशवरा किया गया, इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट में भी कहा गया कि जी कंसल्टेशन की गई, ये मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है। ये जो FIA की रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुख्तलिफ लोगों को कोट किया गया है, वो कहते हैं जी हमसे मशवरा नहीं किया गया था। आप बताइए सर। देखें, जहां तक FIA की रिपोर्ट का ताल्लुक है, यही तो मौजूए बहस है और आर्गुमेंट तो हो इसी पे रहा है कि इन्होंने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की, जिस तरह की तफ्तीश की, वो बायस्ड थी, वो प्रेजुडिस थी, और वो पहले से डिटरमिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहे थे कि इन्होंने किसी ना किसी तरह से मुशर्रफ साहब को कटहरे में लाके खड़ा करना है, और उसका एक ही रास्ता था कि उनके साथ कंसल्टेशन करने वाले या जो बाकी ममदो मावन जो लोग थे उनको हटा के, डिलीट करके, उनको साइड पे करके मुशर्रफ साहब को अकेला मुल्जिम साबित करना था, और वो इन्होंने कर दिया। लेकिन जहां तक आपकी इस पूरी रीडिंग का ताल्लुक है, या जो आपके पास ये 10 पेज की दस्तावेज पड़ी हुई है, इसकी सिवाय इसके कोई हैसियत नहीं है कि ये एक चार्ज फ्रेम हो रहा है इसकी बुनियाद पर। बस जहां तक इसमें लोगों के बयानात का ताल्लुक है, इन बयानात की कानून की नजर में कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है। ये एडमिसिबल तब होंगे कानून की नजर में, और मुशर्रफ साहब को सजा देने का मौजब ये तब बनेंगे अगर यही लोग अदालत में आकर ये बयान दें और उसके बाद इन पर जिरा हो, और जिरा के नतीजे में जो स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड होगी वो बेसिकली एडमिसिबल एविडेंस है। तो ये जाहिर है इन्होंने जान छुड़ाने के लिए ये तो करना था। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या इनका जो किरदार है, क्या वो इस बात की अक्कासी नहीं करता कि ये साथ थे? इमरजेंसी तो 3 तारीख को ही, चले 2 तारीख को ये किसी के वलीमे पे गए हुए थे और मुशर्रफ साहब से इनकी बात नहीं हो सकी, लेकिन क्या उसके बाद ये हुकूमत में मौजूद नहीं थे? क्या ये इमरजेंसी के दौरान अपने फराइज इंजाम नहीं दे रहे थे? क्या इमरजेंसी के अहकामात पर अमल पैरा खुद नहीं थे और दूसरों से अमल नहीं करवा रहे थे जो अपने मातहत थे? तो ये आपने कमाल शाह की बात की, आपने खालिद मकबूल की बात की, ये किधर थे? 3-4 मलिक कयूम साहब भी हैं जी, क्या ये इस्तीफे देके चले गए थे? लॉ भी है इसमें, मियां मोहम्मद अजमल साहब जस्टिस रिटायर्ड, बहुत से लोगों के इसमें बयानात हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बयानात तो हैं। वो तो जो भी उस वक्त सरकारी एहलकार था या जिस भी ओहदे पे तैनात था, उनके इन्होंने बयानात रिकॉर्ड कर लिए, एक फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी की है। 161 सेक्शन 161 CRPC के तहत ये बयानात हैं। अब ये बयानात कोई एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है। जब एडमिसिबिलिटी का सवाल तब पैदा होगा जब ये कोर्ट में आके ये बयान करेंगे, और कोर्ट में जब ये आएंगे तो फिर हम इनके सामने इनका किरदार भी रखेंगे, आईना सामने रखेंगे, फिर देखते हैं कि ये कैसे अपने बयानात पे कायम रहते हैं और ये बातें करते हैं। मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि क्या खालिद मकबूल साहब 4 नवंबर को बरतानिया में थे और उसके बाद पाकिस्तान नहीं आए? क्या कमाल शाह साहब दुबई में थे और पाकिस्तान नहीं आए? यही सेक्रेटरी थे, यही गवर्नर पंजाब थे, और मुशर्रफ साहब के इमरजेंसी जो 1.5 महीना रही। तो आप ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट उन्होंने एंडोर्स कर दिया इमरजेंसी को अपने ओहदों से अलहदा ना होके? बिल्कुल, तो दैट शोज दैट देयर वाज प्रायर कंसल्टेशन एंड दे वर मेंटली इन कंसोनेंस। जरा सुनिएगा, चौधरी शुजात साहब से हमने इसी कंसल्टेशन के बारे में पूछा था, क्या कहा था चौधरी साहब ने? ये पुराने प्रोग्राम में हमने की थी चौधरी शुजात साहब से, सुनिएगा इसको। क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब का केस चल रहा है और आपके ज़ाहिर है बहुत से बयानात भी इस पर आए थे, अब दरखास्त दे दी गई है परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से कि उन तमाम लोगों को किस केस में शामिल किया जाए जो लोग इमरजेंसी लगाने में जिनसे मशवरा किया गया था। तो आपका ख्याल है अब भी आप इस पे कायम है कि सियासतदानों को, जिसमें आप भी शामिल है, इसमें शामिल होना चाहिए? जी, अगर सारे, मैं तो उसके ऊपर कायम हूँ कि अगर मशवरे की बात है तो मशवरा तो सबसे किया गया था, उसमें तो कुछ शक नहीं है। मशवरे की बात है सर, वो तो कर लिया, आपने इत्तेफाक भी किया था इमरजेंसी लगाने से? ये तो ज्यादा चीज है ना, इमरजेंसी लगाने में 2 चीजें आती थी, एक में मैंने इत्तेफाक किया था, एक में मैंने नहीं किया था। तो बात तो इमरजेंसी लगाने में मैं उसके हक में था, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, अदालतों वालों में मेरी रिजर्वेशन थी। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अदालतों पे रिजर्वेशन थी, लेकिन जब आपसे कहा गया कि हम इमरजेंसी लगाने लगे, कोई बताया गया था किस वजह से इमरजेंसी लगाने लगे? उस वक्त बड़ी हालात खराब हो चुके थे जनाब। आपने देखा फ्रंटियर में उस वक्त शेरपाल साहब के ऊपर हमला हुआ था, उसके अलावा बड़े काफी वाकयात पेश आ चुके थे, तो जरूरी था उस वक्त इमरजेंसी लगाना, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इमरजेंसी लगा के जजों को घर भेजना, चौधरी साहब, ये तो मुख्तलिफ चीज थी ना? ये मुख्तलिफ चीज थी, बाद में ये हो गया था।
तो आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि जजों को भी घर भेज देना चाहिए? नहीं, ये बात उस वक्त इतनी खुल कर नहीं हुई थी बात, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आप आईनी इमरजेंसी के हक में थे, ये इमरजेंसी प्लस प्लस के हक में नहीं थे आप? आईनी इमरजेंसी के मैं हक में था। तो अगर आपसे बुला के पूछा जाए तो ये गद्दारी का मुकदमा है सर, ये तो आर्टिकल 6 के तोड़। जी, हम आईनी इमरजेंसी के हक में थे, इमरजेंसी प्लस प्लस के हक में हम नहीं थे। चौधरी शुजात साहब जिनके बारे में कहा गया वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके लीडर थे। तो सैफ साहब, ये तो पॉलिटिशियंस भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं, बाकी सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं इससे। देखें काशिफ, जहां तक चौधरी शुजात साहब का ताल्लुक है, बहुत मोहतरम सियासतदान है, मेरे लिए बड़े बुजुर्ग हैं, और वो बात यह कि उनकी स्टेटमेंट आप तो उनको जिस तरह के सवाल कर रहे थे, मुझे यकीन है कि जो आईनी इमरजेंसी है, जो आर्टिकल जो उसके साथ रिलेटेड है, उनको चौधरी साहब को पता ही नहीं होगा कि क्या बात कर रहे हैं। आपने उनके साथ जो बात की है वो एक अलग बात है, जो असल उन्होंने बात की नहीं। आप देखें ना, थोड़ा सा देखें, आईनी इमरजेंसी की तो बात ही नहीं हो रही, आप मुस्कुरा रहे हैं, आईनी इमरजेंसी की तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है एक वही बात है ना, फिर गैर आईनी इमरजेंसी की बात हो रही थी ना सर। काशिफ, मशवरा जो है, आपको सवाल ये करना चाहिए था कि आप जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले रहे हैं, क्या उसमें आपने उनसे बात की है? उन्होंने, जाहिर है उन्होंने पहले कह दिया, इन्होंने कहा, मैंने कहा जी इमरजेंसी की तो आपसे बात की गई थी, जो इमरजेंसी प्लस प्लस था उन्होंने कहा उसकी बात नहीं की थी, जजेस को हटाने की बात मेरे साथ नहीं की गई थी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इमरजेंसी लगाने की बात थी। जज पहले भी हटाए गए थे, इमरजेंसी के निफाज से पहले 9 मार्च से ये मामला चल रहा था। जज नहीं हटाए गए थे सर, एक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया था और उनको जबरी रुखसत पर भेजा गया था, वो हटाए नहीं गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, ये मामला चल रहा था उससे पहले, और वो मामला जब एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा तो स्टेलमेट पैदा हो गया, जिसके नतीजे में इमरजेंसी का जो ऑर्डर है प्रोक्लेमेशन, वो खुद कह रहा है कि उस स्टेलमेट की वजह से ये मसला बन गया। बिल्कुल। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि कंसल्टेशन हुई है, पहले उस पे आते हैं ना, अब बात दूसरी तरफ चली गई। कंसल्टेशन का जहां तक ताल्लुक है, जो ये जितने भी लोग थे, चाहे चौधरी साहब थे, चाहे उस वक्त के पार्लियामेंटेरियन थे काफ के, चाहे काबीना थी, ये सारे उसी तरह रहे। क्या इन्होंने किसी स्टेज पर आज तक ये कहा है कि हम जो है साथ नहीं थे? इन्होंने कोई एहतजाज किया, कोई एतराज किया? क्या अपने किरदार से इन्होंने ये साबित किया, कोई एक्शन ऐसा लिया कि हम जो है मुशर्रफ साहब की उस इमरजेंसी का साथ नहीं दे रहे थे या नहीं दिया? सबने किया, सब मौजूद थे, झंडों पे, गाड़ियों पे इनके झंडे भी चल रहे थे, लहरा रहे थे, और ये सब कुछ थे। तो इसलिए ये कहना कि ये कंसल्टेशन नहीं हुई थी या ये साथ शरीक नहीं थे, ये बात इखलाकी तौर पे भी गलत है और लीगली तौर पे भी गलत है। और अदालत में जब ये आएंगे, इनको हम बतौर गवाह बुलाएंगे, तो ये वहां आकर इंशाल्लाह फिर दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा सामने। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इसमें मलिक कयूम साहब फरमा रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने मेरे साथ इमरजेंसी कभी डिस्कस नहीं किया, ना मेरे से कभी इसकी एडवाइस मांगी, जबकि प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी उस वक्त कहते हैं कि हमसे यानी लॉ डिवीजन से डिस्कस नहीं किया गया था। वाइडली बिलीव्ड कि मलिक कयूम साहब जो अटॉर्नी जनरल से और शरीफुद्दीन पीरजादा साहब से ये डिस्कस किया गया था। बुखारी साहब, कहां जा रहे मामलात? ये जो साथ खड़े थे लोग एक एक करके छोड़ जाएंगे जी सारे? काशिफ, दो बातें जो हैं वो बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जो FIA की रिपोर्ट है ये नामुकम्मल इसलिए है कि इन्हें GHQ में रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दी गई। अगर हम ये प्रेमिसेस रखें कि एक फौजी डिक्टेटर ने इमरजेंसी लगाई थी तो फिर उसके रिकॉर्ड तक एक्सेस होनी चाहिए ताकि रिपोर्ट मुकम्मल हो। दूसरी बात यह कि मैं आपके प्रोग्रामों में अक्सर ये कहता रहा हूं और अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूं इसके ऊपर कि छोटे जुर्म पर तो पकड़ की जा रही है, लेकिन 1999 12 अक्टूबर को जो जुर्म हुआ था, जब दर हकीकत आइन जो है उसका कत्लेआम किया गया था, उस पर तो किसी के पेट में दर्द नहीं है। उसके कई सालों बाद एक इमरजेंसी लग जाती है और उसके ऊपर जो है वो सारा शोर होगा है। इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये कि अगर हम 1999 से शुरू करेंगे तो उसके बाद से तो सारे पार्लियामेंटेरियन, सारे फौजी जर्नैल, सारे जजेस सारे उसमें आएंगे ना, क्योंकि आप भूल रहे हैं ना, एक फौजी जनरल को वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाजत आपने दी थी या मैंने दी थी? वो इजाजत दी थी किसी ने? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस केस का प्रेमिसेस सॉलिड नहीं होगा ये फिजल आउट हो जाएगा। बैरिस्टर साहब की एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये गैर कानूनी इकदाम था और इस पर कोई कंसल्टेशन नहीं हुई तो somebody should have resisted it। पार्लियामेंट कहती है हमें मंजूर नहीं, जजेस कहते हैं हमें नहीं मंजूर, आपके जो उस वक्त हुकूमत के लोग थे वो कहते हैं हमें नहीं मंजूर। उस वक्त तो सारों ने मिलकर जनाब जनरल साहब का साथ दिया भरपूर अंदाज से। मैं तो सर ये साथ तो सारे देते रहते हैं, दाद देता हूं चौधरी और अल्ताफ वजान की भी।
उन्होंने कहा हमें कंसल्ट किया गया था, हम इसमें बराबर के शरीक हैं, हमें लटका दें। जो हवाला आप मलक कयूम साहब का दे रहे हैं, मलक कयूम साहब के हर एक इशू के ऊपर 10-10 मुख्तलिफ बयानात की तारीख मौजूद है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बिल्कुल ठीक। बाबर सत्तार साहब, ये है सर मैं जरा लीगल ओपिनियन ले लूं इसके ऊपर, मैं जरा ये लीगल ओपिनियन ले लें। जी जी। 12 अक्टूबर वर्सेस 3 नवंबर, ये तो इशू हर रोज खड़ा होता है जब भी इस इशू पर बात होती है। आप कह रहे हैं ये लीगल एक ऑर्डर था, जजेस ने तो इजाजत दी थी, आपको याद है, उसको उन्होंने कहा था नॉमिनेशन सबमिट कर ले, फैसला इसका हम बाद में सुनाएंगे, और इस वजह से 3 नवंबर हुआ था कि ये खबर आ रही थी कि शायद उनको इजाजत ना दी जाए इलेक्शन में। काशिफ देखे ना, किसी मौके के ऊपर इसकी एडर्स एंड अबेटर्स की मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आप इसका जवाब मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बाबर साहब, आप एक कानूनी नुक्ता बता रहे थे हमें। जी काशिफ, मैं ये कह रहा था कि किसी मौके के ऊपर हमें तशरीह करनी पड़ेगी कि एडर्स एंड अबेटर्स का क्या मतलब होता है, और ये एक ज़ाहिर है अदालत उज़्मा किसी वक्त तशरीह करेगी कि आर्टिकल 6 के पर्सपेक्टिव से जो जिस तरह की बैरिस्टर सैफ ने डेफिनेशन बताई है एडर्स एंड अबेटर्स की, सारे पार्लियामेंटेरियन नहीं, उसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं, उसमें तमाम शहरी भी शामिल हैं कि अगर कोई शहरी उस हुकूमत के मिठाई खा ली और उस दिन वो निकल के बाहर नहीं आया, जो उस हुकूमत के नीचे टैक्स देता रहा, जो देता रहा, भाई अगर किसी ने सिविल डिसोबीडियंस नहीं की और एक उसे लेजिटिमेट हुकूमत मान लिया तो वो तो सारे शामिल है ना। आपने एहतजाज क्या किया? कहां पे तस्वीरें आई कि आप कोई चीज जला रहे हैं, परचम जला रहे हैं, उसकी एफिजीज जला रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ और आप चलाते रहे। और यही तो आर्गुमेंट वो यूज करते थे दूसरी साइड पे कि जी लोगों ने तो मिठाइयां बांटी जैसे कोई रेफरेंडम हो गया हो, अगर 10 जगह या 20 जगह या 50 जगह या 2000 जगह मिठाई बंट गई। तो सवाल ये है, एडर एंड अबेटर अगर आप कत्ल करते हैं किसका, तो एडर एंड अबेटर कौन होता है? ये नहीं कि जो घर में बैठ के दुआ करे आपके लिए कि अल्लाह आपको सुरखरू करे, वो एडर अबेटर नहीं होता। वो होता है जिसने वो आला खरीदा हो आपके साथ गया हो, कोशिश की हो उस प्लॉट को बनाने की। तो अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म के हवाले से एडर एंड अबेटर कौन होगा? क्या जिसने आपका कोई इलीगल ऑर्डर माना, वो एक बात है, किसने आपकी करने में मदद की वो दूसरी बात है, और एक दफा जब आपने एक अमल कर दिया उसके बाद आपके अहकामात को मानता चला गया, क्या वो एडर एंड अबेटर है? तो इस सवाल का कानूनी किसी ना किसी मौके पे अदालत उज़्मा को जवाब देना पड़ेगा। और 3 नवंबर और 12 अक्टूबर, देखिए वो तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ना, ये होना चाहिए ना, ये तो 12 अक्टूबर को होना चाहिए था, इसके साथ तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए जो। लेकिन अब देखें कि जब से परवेज मुशर्रफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, जितनी पोलराइजेशन इस मुल्क में, और पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि इससे बड़ी पोलराइजेशन हो जाएगी, और भी बहुत सारे इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से हालात खराब से खराब तक होते जा रहे हैं। आज के हालात में आप देखिए, क्या 12 अक्टूबर की बात की जा सकती है? क्या आप फौज के इदारे के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दें? क्योंकि 3 नवंबर तो फर्द वाहिद का अमल होगा ना, 12 अक्टूबर में तो आपको इदारे की बात करनी पड़ेगी। इन हालात में जब इतनी पोलराइजेशन हो गई है, हर बंदा ही गद्दार है, वो एक साइड पे है तो गद्दार है, दूसरी साइड पे तो गद्दार है, इसमें आप बात शुरू कर दें कि जनाब ये तो कोर कमांडर्स थे, वो तो हवा में थे उस वक्त, फौज ने टेक ओवर कर लिया था, ये हो सकती है बात? और फिर क्या बनेगा इस मुल्क के साथ? बुखारी साहब, क्या ये बात हो सकती है आज के माहौल में? सर देखिए, अगर एक आदमी के बारे में बात हो रही है तो बाकियों के बारे में क्यों नहीं हो सकती जी? बाकी कोई मतलब है जल के धुले हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक बात और जो जिस पर सत्तार साहब से जरूर कमेंट लेना चाहिए, वो लॉ एक्सपर्ट हैं, कि जिस 17वीं तरमीम में उसके सारे एक्शंस को कवर दिया गया था, वो अब मतलब इनइफेक्टिव हो गई है, उसकी मुद्दत गुजर गई है, वो ओवरटेकन बाय 18th अमेंडमेंट। मैं आपको ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि अगर ये ट्रायल 12 अक्टूबर से नहीं होगा तो ये फॉल्टेड रहेगा, इसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं बन सकती, चाहे आसमान से जजेस आ जाएं। ये जो एक आदमी को फांसने की कोशिश है, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है जनरल मुशर्रफ के साथ, मैंने आपके प्रोग्रामों में उनके दौर में क्या क्या कहा हुआ है वो सब आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि चंद हॉली काउस को बचाने के लिए अगर एक आदमी को सेक्रीफाइस करना है, दिस विल बी जस्टिस डिनाइड। ठीक सर, वन मैन, एक आदमी के पीछे पड़े हुए सारे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, ये कज बहसी है जिसको हम जितना मर्जी बढ़ाते हैं। फर्ज करें आप 12 अक्टूबर 1999 से शुरू कर लेते केस, आते ही सबने कहना था
देखें जी, ये तो दरमियान से उठाने की क्या तुक बनती है, या तो शुरू से 1958 से करते या 2007 से करते। और साथ ये कि जी नवाज शरीफ को उस वक्त उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई थी उन जर्नैलों ने तमाम ने, इसलिए तमाम और नवाज शरीफ साहब के दिल में फौज के खिलाफ नफरत है, इसलिए पूरे इदारे के खिलाफ ही वो शुरू हो गए हैं। क्योंकि वो जो बाबर सत्तार ने बात की कि उस वक्त दलील ये आनी है, और परवेज मुशर्रफ ये कहते रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, मेरे जवानों ने इक़्तिदार संभाल लिया क्योंकि मुझे मेरे हक में वो खड़े हो गए। वो काउंटर को कहते हैं उसको। अच्छा, उसमें अगर फिर आप पूरे इदारे पे उंगली उठा देते तो फिर क्या होता? ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कितनी पोलराइजेशन इस बात पे हो चुकी है, तो उस पर कितनी होगी, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि एक कहीं से शुरू, एक सिरे से शुरू किया आपने, आखिरी सिरे से शुरू किया या पहले से, तो आप बाकियों पे भी करें, बिल्कुल ठीक बात है, उस पर भी होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ जस्टिफाई हो जाता है कि इस पे ना करें और उस पे पहले शुरू करें? ये पहले की हम तकरार क्यों कर रहे हैं मुसलसल, और उससे क्यों 99 से फिर पहले क्यों? दरमियान है, 99 तो दरमियान है, उससे पहले 58 है, उससे पहले 70 है, उसके बाद फिर 77 है, उनमें से किसी पे क्यों नहीं उठा लेते हम फिर? तो ये डिबेट आप कह रहे हैं, ये डिबेट कंफ्यूज करती जाएगी कि जी इधर क्यों हुआ उधर क्यों हुआ। एग्जैक्टली। तो ये यहाँ से अगर आपने शुरू किया है, एक प्रेसिडेंट सेट करें और फिर कहीं लकीर खींचनी पड़ती है आपको कि जी इनफ इज इनफ, इस जुर्म के बाद हम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। अल कैपून की बार बार मिसाल दी जाती है, इसलिए दी जाती है ना कि और बहुत सारे जराइम किए थे, तो एक जुर्म आया टैक्स चोरी का, वहां पे पकड़ा गया, उस पर सजा हो गई। तो ये चीज जो है ना कि हम उलझाने के लिए इसमें मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। लेकिन सलीम बुखारी साहब का एक पॉइंट बहुत वैलिड है जो उन्होंने पिछले ब्रेक से पहले कहा था कि GHQ का रिकॉर्ड जो है उस तक एक्सेस क्यों नहीं है। ये बात बड़ी उनकी वैलिड है और मैं इनकी बात ही को, इनके मुतालबे को आगे बढ़ाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि वाकई GHQ तक एक्सेस देनी चाहिए FIA को, और सबको देनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन और क्या जो बैरिस्टर सैफ साहब ने भी एक बड़ी सही बात की है कि अखलाकी पोजीशन क्या थी उन लोगों की जिन्होंने इस 2 नवंबर के मार्शल लॉ के बाद 3 नवंबर के मार्शल लॉ के बाद भी साथ दिया। ये बहुत वैलिड पॉइंट है उनका, और ये सबको सोचना चाहिए कि उनकी अखलाकी हैसियत क्या थी कि वो झंडे लगा के फिरते रहे, और फिर भी वो कहते हैं कि हम बेटर नहीं थे। आज भी झंडे लगा के फिर रहे हैं सर। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अखलाकी में बात करो ना, अखलाकी। लेकिन इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसका जवाब जो है बाबर साहब बेहतर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा, अखलाकी हैसियत तो कोई नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दिस। क्योंकि मैं एक और इशू है जिसके ऊपर जाना चाह रहा हूं, और वो है जो हमारे मीडिया में पिछले 2 महीने, 1.5 महीने से जो भी मामलात हो रहे हैं। लेट्स लुक एट मीडिया जनरली स्पीकिंग, स्पेसिफिक्स में ना जाए, स्पेसिफिक्स तो बहुत सारे हैं, जाहिर है गलतियां इधर से भी हो रही हैं, उधर से भी हो रही हैं, उधर से भी कुछ ठीक काम होंगे, इधर से भी कुछ ठीक हो रहे होंगे। बुखारी साहब, ये मामला किधर जा रहा है मीडिया की इनफाइटिंग का? ये हम अपनी करेक्शन में जा रहे हैं? देखिए ये मामला ठीक से मत जाएगा, इवेंचुअली सब लोग ठीक होंगे, या ये मामला खराब होगा और हम अपने हाथ काट देंगे? ये इवेंचुअली बिल्कुल तबाही की तरफ जाएगा, इसलिए कि मीडिया का डिवाइड होना किसी सूरत भी मीडिया के ग्रेटर इंटरेस्ट में नहीं है। मेरे ख्याल से किसी सेन आदमी से आप पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि जियो को बंद नहीं होना चाहिए। मैं आपको हैरान कुन बात बता रहा हूं कि नवाए वक्त ग्रुप, जिसको ये समझा जाता है कि वो जंग का मुखालिफ है, इस पूरे अरसे में अफसार बैठे हुए हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं अखबारों को, इनसे पूछ लीजिए कि कितना सेंसिबल स्टांस रहा है कि हमने 3 एडिटोरियल लिखे कि अदारे बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका एक ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फिर वो अदारा जो है उसको मैंडेट मिल जाए कि वो जितनी मर्जी रेड लाइंस क्रॉस करता रहे। दोनों तरफ से सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। मीडिया का डिवाइड होना मैं ईमानदारी से समझता हूं, ना आपके हक में है, ना मेरे हक में है, ना किसी के हक में है। इस मामले को अब समेटने की आखिरी मंजिल बाकी रह गई है। अगर ये भी रेड लाइन क्रॉस हो गई तो फिर उसके बाद इसको समेटना मुमकिन नहीं रहेगा। तो मैं ईमानदारी से समझता हूं कि मामलात को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस मामले को समेटने की जरूरत है। हमें मीडिया को, मालिकान को भी डिवाइड नहीं होना चाहिए और वर्किंग जर्नलिस्ट को भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। सर, एक तो डिवीजन मैं समझता हूं इस बात को कि हमारे लिए मुश्किल वक्त है, जाहिर है ये अब जब आवाजें लड़खड़ानी शुरू कर दें, जब आप जैसे लोग बैठ के शुरू कर दें कहना शुरू कर दें कि इस माहौल में ये बातें नहीं हो सकती, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी मुश्किल सिचुएशन है साथियों के लिए। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है जो मुझे नजर आ रही है। मीडिया ने बहुत खराबियां की हैं जो हम सब जानते हैं। हमने कैंपेन्स भी चलाई हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कैंपेन्स भी चलाई हैं, टारगेट भी किया लोगों को, सपोर्ट भी किया अपनी मर्जी के लोगों को, ये भी तो किया इस मीडिया ने। नाउ देयर शुड बी एक
कोई ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो जो कि सबको बाइंड करे कि एथिकल गुड जर्नलिज्म करें यहाँ पे, बजाय इसके कि जिसका जो दिल कर रहा है वो करता रहे। इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी तरफ जाने का कोई निशानदेही, कोई निशान उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको कि इस तरफ जा रहे हैं? नहीं, रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है ना। अगर जाना चाहें इस वक्त, यानी ये लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, विद इन द मीडिया लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। और मैं बिल्कुल बुखारी साहब के साथ एग्री करता हूं, आप थोड़ा सा इसे डिवाइड कर लें। एक ओल्ड प्रिंट मीडिया था, एक न्यूअर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया का, ओल्ड प्रिंट मीडिया का, या उसके साथ जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस भी हैं, उसका मिजाज धीमा है आज भी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ज्यादा लंबी है। जिस तरह से जो 90s की जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने मार खाई हुई है, उनका आज आप देखें मिजाज धीमा है, क्योंकि उन्होंने 90s की मार खाई हुई है। जो नई पार्टीज हैं उनका मिजाज तेज है। इसी तरह मुझे लगता है कि अब, लेकिन जो खतरनाक बात है वो ये है कि हमारी दो और डिवाइड्स भी हैं इस मुल्क में। हमारी पॉलिटिकल डिवाइड है, हमेशा हर मुल्क में होती है, उसके साथ हमारी एक सिविल मिलिट्री डिवाइड है। ये जो मीडिया की पोलराइजेशन हो रही है, ये इन दो डिवाइड्स के साथ साथ हो रही है। कुछ लोग एक तरफ हो गए सिविल मिलिट्री के, कुछ दूसरी तरफ। अपने स्कोर्स भी सेटल हो रहे हैं ना साथ में, उसकी वजह से अब वेस्टेड इंटरेस्ट मुझे लगता है कि बढ़ गया है। तो अगर खाली मीडिया का झगड़ा होता ना आपस में, तो वो बात नहीं है। मीडिया का झगड़ा था, मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिल गया और उस मौके का और काशिफ, मैं दूसरी बात मैं ये कहूं कि ये बात खतरनाक इसलिए है, इससे जीत के कोई नहीं उठेगा। अगर किसी का ख्याल है सारा मीडिया को नुकसान होगा, बिल्कुल सही बात है, फौज को नुकसान होगा, आपकी क्या हो रहा है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। देखिए, हमने लॉयर्स मूवमेंट की, उसमें लॉयर्स भी शामिल थे, सिविल सोसाइटी भी शामिल थी, मीडिया भी शामिल था। सबसे पहले वकीलों ने अपनी क्रेडिबिलिटी गवाई अपने अमाल से 2009 के बाद। उसके बाद जुडिशरी ने अपनी क्रेडिबिलिटी किसी हद तक गवाई मुख्तलिफ स्कैंडल्स की वजह से, और मीडिया रह गया था। अब मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी गवा रहा है। और अगर ये सिविल सोसाइटी का कंपोनेंट था, स्टेट की क्रेडिबिलिटी बड़ी वैसे ही बड़े हालात उसके कमजोर हैं। क्या बलोचिस्तान और क्या फाटा और टीटीपी, वो यही कह रहे हैं ना कि स्टेट लेजिटिमेट नहीं है। अब स्टेट की भी अगर खत्म हो जाए और सोसाइटी के इदारों को भी खत्म हो जाए, तो हम ये किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है जी, नथिंग, आई कांट एग्री मोर देन व्हाट बुखारी साहब एंड बाबर सेड। और मुझे भी अफसोस ही होता है कि जो कुछ हो रहा है, और जितनी लाइंस जैसे बुखारी साहब ने कहा कि रेड लाइंस कुछ क्रॉस हुई हैं, हर तरफ से हो गई हैं रेड लाइंस क्रॉस। सिर्फ मेरा ख्याल है अफसार भाई, आप इत्तेफाक करेंगे रेड लाइंस पहले भी क्रॉस हो रही थी, पहले नोटिस नहीं की जा रही थी, पहले सिविलियंस के खिलाफ हो रही थी ना। पहले मसला सिर्फ ये है कि अब मसला ये हुआ है कि अब नॉन सिविलियन के खिलाफ रेड लाइन क्रॉस हुई है, सो कॉल्ड रेड लाइन। तो उन्होंने मुड़ के देख लिया, फिर अच्छा, अब ये जो है ना, या तो हमें हर एक के लिए बराबरी करनी पड़ेगी। जो कोड ऑफ कंडक्ट की आप मीडिया के लिए बात करें, मैं इसके हक में हूं, और मैं इसके लिए ज़ाती तौर पे कोशिश भी कर रहा हूं। गया हूं सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी पिटीशन पेंडिंग है। इसका तो मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि हमें मुतहद भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ हम काली भेड़ों को हमें प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जो हम परवेज मुशर्रफ को कहते हैं कि उसके इदारे को, एक डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैं भी समझता हूं कि हमारे अंदर अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसको कानून के सामने, कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन इस चीज को एक फसाद बना देना, फितना बना देना। चलिए, मुझे बारिंग 2 or 3 इंसिडेंट्स जिसमें फर्ज करें, अगर मुझे भी लगता है कि हमारी तरफ से आपस में भी कुछ लाइंस क्रॉस हुई हैं, वरना तो ये हमारा मामूल है ना जी। ये वो वीडियो आती है तो हमारे सारे चैनल शुरू हो जाते हैं, देखें जी ये चोर है, ये मिले हुए हैं। अगर कोई किसी के बारे में कुछ और चीज पता लग जाती है, कहते देखा साहब, हम तो पहले ही कहते थे ये सारे एक जैसे। अब बड़े ग्रुप्स की तरफ से पहले ये दूसरों के साथ होता रहा था, छोटे ग्रुप्स की तरफ से बड़ों के खिलाफ भी हो रहा था। अब सारे एकदम एक गुत्थम गुत्था हो गए सारे इस सारी लड़ाई में। नहीं, सारे गुत्थम गुत्था नहीं हुए। देखें, इसमें एक बड़े ग्रुप को और जो 2-3 उनके मुखालिफ ग्रुप्स हैं ना, वो अपनी जो मुसाबकत है उसका भी एक वजह है। अभी जैसे बुखारी साहब ने कहा, नवाब ग्रुप तो नहीं इसमें है, आज ग्रुप उसमें नहीं है, डॉन ग्रुप उसमें नहीं है, तो ये और समा नहीं इसमें। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल इतनी सिंपल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने अकल से काम ना लिया, तो जो साख जिस खराब होने की बात की, हमारे पास, इनके पास तो शायद कोई वकीलों के पास अपनी कोई प्रोफेशनल स्किल होती होगी, कोई उनके पास और गुर होते होंगे। सहाफ़ियों के पास सिर्फ साख होती है। ये बुखारी साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं, ये इस बात को एग्री करेंगे कि हमारे पास सिर्फ साख होती है और कुछ नहीं। और उस साख को क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी को आप दाव पे लगा देंगे तो पीछे बचेगा कुछ। हमने खुद इतना दाव पे लगा दिया है। अभी लेटेस्ट जो वाकया हो रहा है
देखिए मैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आई थिंक वो मसला ये कि मैं कहता हूँ उस पर जितनी कम बात करें उतना बेहतर है। ये देखिए इसको कोई समझ नहीं रहा। ये तो कुरान में हुक्म है कि इस बात पे तो बात अगर आप मुझे इजाजत हो तो इस बात को सुनना भी नहीं चाहिए और आप एक पॉइंट जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस बात को दोहराएंगे कि ये जो मैसअप हुआ है मीडिया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी बुखारी साहब, जो ये मैसअप हुआ है इस वक्त मीडिया का पूरा स्पेक्ट्रम जो है, इसके अंदर जो हुकूमत की खामोशी जो है, ये मेरे ख्याल से टूटनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत एक वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो इसकी मजीद तबाही को रोक सकता है। ठीक, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट है, चाहे वो सबको लेके बिठा के बात करने की है। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को अपनी लीडरशिप के तकाजों को पूरा करते हुए इस मीडिया के स्टॉलवर्ट्स को, इस मीडिया के ओनर्स को लेके बैठना चाहिए, क्योंकि काशिफ जिस तरफ को हम जा रहे हैं, अब बस सिर्फ माँ बहन की एक दूसरे को गालियां देनी बाकी है। बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी मसला सब क्या है कि हुकूमत ने भी अपनी साइडें बनाई हुई है ना जी। हुकूमत ने भी फैसला किया हुआ कि ये 2 ग्रुप तो मेरे साथ है, इनकी हम हिमायत करेंगे, ये 3 मेरे मुखालिफ है, तो इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी। हुकूमत ने ये काम नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा कि उन्हें नॉन पार्टीजन एटीट्यूड रख के अरशद को बड़ा करके माँ बहन की सूरत हाल को संभालना होगा। इस मीडिया पे तो शायद ना अल्लाह करे ना ही हो यहाँ तक नौबत पहुंचे। सोशल मीडिया पे तो नौबत आ चुकी है। अब मेरा क्लिप असद उमर के साथ वो लगा के उस पर जितनी गालियां साथ वो मेरे बेटे को टैग करके भिजवाई जा रही हैं। मतलब ये हम किस जगह जा रहे हैं, किस जगह मतलब हम पहुंच रहे हैं कि ना कोई हमारे मुल्क में अखलाकियात रह गई हैं, ना कोई कानून है। और ये जो क्रेडिबिलिटी है ना काशिफ, सिर्फ हमारी खराब नहीं हो रही, ये तमाम इदारों की भी साथ खराब हो रही है। अगर कोई समझ रहा है ना कि ये कोई वो जो शायद आपने कहा है कि इसमें से कोई जीत के बाहर निकलेगा, इसमें से मक रेकिंग होती है ना, उसमें जीत के कोई बाहर नहीं निकलता, हर एक का मुंह काला ही होता है, सारों पे कीचड़ लगा होता है। अरशद आपका क्या ख्याल है, ये जो हालात चल रहे हैं किस तरफ जाएंगे? काशिफ, मैं काफी पुरुमीद हूँ कि हालात इससे बेहतर होंगे। ये एक जो सफाई का प्रोसेस होता है, जब गंद इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो खुद ब खुद एक अमल शुरू होता है, और ये हिस्टोरिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से जब इतनी ज्यादा चीजें आ रही हों, और माफ कीजिएगा हम सहाफियों ने भी तो कोई कसर नहीं उठा रखी ना कि जब आप हुकूमत के साथ इतने करीब होंगे, हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर पे कुछ सहाफियों को, कुछ मीडिया ग्रुप्स के साथ इतना वाज़ेह एक टिल्ट देगी, अपने इदारों को इस तरह से इस्तेमाल करेगी, ओवरऑल गवर्नेंस के इश्यूज उसके साथ लिंक्ड हैं, तो उसमें सहाफी भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। जो कि बाकी जगह पे काम होता है वो सहाफियों में भी होता है। और पहली दफा एक अच्छी चीज जो इस सारे वाक़े से हुई है कि इस पेशे में, मुकद्दस पेशे में जो काली भेड़े हैं वो भी सामने आना शुरू हुई हैं, और लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक अकाउंटेबिलिटी का, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, वो प्रोसेस भी इस पे तो लेके किधर जाना है अरशद? इस सारे मामले को आप कह रहे हैं गंद साफ होगा, सारा कुछ होगा, मुझे लगता है ये पहले गंद बढ़ेगा, उसके बाद की जाके साफ होगा। बिल्कुल काशिफ, किधर लेके जाए इस मामले को? यहाँ से ठंडा करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है, जरूरत क्या है? सारी हमारी जंग जो रही है वो कानून की बालादस्ती के लिए रही है। कवानीन अगर हरकत में आएंगे तो ये सारी चीजें खुद ब खुद सही होती जाएंगी। जब आप इस तरह से गेम खेलेंगे जनाब, और इतने कॉन्फिडेंट होंगे जी अदालतें भी हमारे हक में फैसले करेंगी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज में भी आपने इस तरह से चीजें मैनेज की हुई हैं, आपके लोग जाके वहां पे मुशावरतें करें, ड्राफ्ट वगैरह चेंज करवाएं, और तो और एंकर्स को अब वो कुछ ऐसे सहाफी हैं उसी ग्रुप से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो एंकर्स को बीच में करके मशवरे देते हैं कि जनाब आप ऐसे करें और इस तरह ना करें। उसी ग्रुप के लोग हैं जो समझते हैं कि इस हद तक चले गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कंप्लेंट्स में कि जनाब वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स भी एज्यूम करना चाहते हैं कि किसको किधर लगना चाहिए, किसको हटना चाहिए। तो इस तरह की चीजें सहाफियों को जेब तो नहीं देती ना। हमारा काम है सहाफत करना, चीजें अवाम के सामने लाना, एक ऑनेस्ट ओपिनियन और एनालिसिस देना। लेकिन अगर हम टिल्ट करेंगे किसी एक साइड की, ये कैसे फैसला होगा भाई कि ऑनेस्ट ओपिनियन कौन सा है? ब्रेक के बाद अगर मुझे बता दें, मुझे ये बताएं कि ऑनेस्ट ओपिनियन कौन सा है, ये फैसला कैसे होगा? जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा, मीडिया और गवर्नमेंट हमेशा एडवर्सरीज रहे हैं। और ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ईमानदाराना। ऑनेस्ट का मतलब जो मैं यकीन करता हूँ, मैं गलत यकीन कर सकता हूँ, मैं उससे तो मैं समझे ये पानी का ग्लास जो है साफ नहीं है, ये मेरी अपनी राय है ना। तो ये मैं आपसे पैसे लेके या मफाद लेके ना दूं, जो मुझे नजर आ रहा है मैं इसका फैसला किस तरह करें? कि मैं बता रहा हूं ना कि अगर तो किसी राय देने वाले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हाँ। एक नून लीग की हुकूमत आई है, अगर हम पीपल्स पार्टी की हिमायत करें और नून की मुखालफत करें, या पीपल्स पार्टी की मुखालफत करें, हिमायत करें और नून वाइस वर्सा,
चले मैं उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे ब्रेक के बाद? काशिफ साहब, इसमें अमेरिका में बड़ा अच्छा काम होता है, आप अपनी इसमें काशिफ साहब, मैं ब्रेक के बाद अरशद, मैं ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑनेस्ट ओपिनियन कैसे आती है, कैसे पता चलेगा कि किसी एक के हक में बात करना या किसी एक के खिलाफ बात करना जस्टिफाइड कैसे है? और सोशल मीडिया की आपने बात की सर, सोशल मीडिया को समझना चाहिए प्रोग्राम्स का एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप एडवर्सरीज बुला के, डिफरिंग ओपिनियंस बुला के उस पर आप बहस कराते हैं, और वो बहस में कोई एक अगर दूसरे पे हावी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि एक डिजाइन के तहत किसी को मलाइन करने के लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इशू है, इशू पे 3-4 पार्टीज आमने सामने बैठती हैं, और फिर आप अपना ओपिनियन बनाते हैं कि अपना मौका बनाते हैं उसके ऊपर। लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ऑनेस्ट जर्नलिज्म क्या चीज है? आप पहले जवाब देंगे। मैं जर्नलिस्ट हूँ, पहले पुराना इनसे, मुझे अगर जवाब देने, मैं बहुत पुराना जर्नलिस्ट हूँ। देखें, ईमानदारी आपके अंदर होती है। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं जो राय दे रहा हूँ, ईमानदारी से मुराद है कि आप जो महसूस करते हैं, वो चाहे पूरी दुनिया उसको गलत कहे या मुखालफत कर रही हो, लेकिन आप महसूस करते हैं यार ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक, आप उसको उस तरह कहते हैं। अब वो राय अगर इन्फ्लुएंस है किसी मफाद से, किसी पैसे से, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो गलत है। अगर वो राय इन्फ्लुएंस नहीं है तो राय काशिफ साहब होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में मार्शल लॉ आए, या इस मुल्क में लड़कियों पे जुल्म हो रहा हो, या सैलाब ज़दगान लोग सैलाब में मर रहे हो, और हम कहें हम तो न्यूट्रल हैं। हाउ कैन यू बी न्यूट्रल इन सच सिचुएशंस? इस तरह की सिचुएशन में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। न्यूट्रलिटी इसमें नहीं हो सकती। जो गलत है वो गलत है, दूसरी बात जो ठीक है वो ठीक है। न्यूट्रलिटी किस में चाहिए? मैं उसकी तरफ, अगर मैं पीपल्स पार्टी की हिमायत करूं, मैं कैसे उसी तरफ आ रहा हूं। देखें, दुनिया में सबसे आज़ाद मीडिया कहा जाता है अमेरिका का है, और वहां पे डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिक्लेयर्ड पॉलिसी अनाउंस किया अखबार में कि हम ओबामा को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, उन्होंने किया है। पाकिस्तान में, अमेरिका की मिसाल ना लें, पाकिस्तान में नवाब वक्त ग्रुप हमेशा से प्रो मुस्लिम लीग, प्रो नजरिया पाकिस्तान रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है, ट्रिब्यून अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, लिबरल लेफ्ट थोड़ा सा उन इश्यूज पे ज्यादा फोकस करता है, सबको पता है। तो ये और इसी तरह डॉन है, डॉन की एक अपनी डिक्लेयर करके बिल्कुल करें ना जी, मैं डिक्लेयर करके करें। देखें, डिक्लेयर कर दिया ना। आपको पता है MSNBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लेफ्ट लीनिंग चैनल है, ये डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। फॉक्स खुल के करता है क्या ना, दूसरी तरफ जाता है वो कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट। ये डिक्लेयर करते हैं, ये बात करें आप कि डिक्लेयर करें। ये नहीं हम कह सकते कि ये गलत कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, खबर में नहीं होना चाहिए। अगर आप लीन करेंगे किसी तरफ, डिक्लेयर करके करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल दो मुख्तसर बात, आप ये कह रहे हैं कि अगर सपोर्ट करनी है तो ओवरटली करें, खुल के करें, ओवरटली ना करें। बिल्कुल, ये ना कहें कि हम ऑब्जेक्टिव और अनबायस है लेकिन आप हिमायत कर रहे हो। देखिए ना, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसमें जरूर किसी एक इशू के ऊपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसमें जरूरत इस बात की है कि आप खबर और राय के अंदर डिफरेंशिएट करें। खबर ने इंसाफ के साथ ही देनी है ना, ऑनेस्टी के साथ देनी है कि ये बात इस तरह से हुई, फैक्ट है वो, उसे आप गलत नहीं बयान कर सकते क्योंकि एक ऐसी पार्टी के बारे में है या एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में है जिसे आप ओवरटली या कोवर्टली सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी राय है, राय फिर अखबार दे सकती है, एडिटोरियल में वो राय देते हैं कि ये कैंडिडेट है, हम इसे एंडोर्स कर रहे हैं और हम इस वजह से फ्रंट पेज पे भी राय देते हैं। अब इस पर ये भी फैसला एडिटोरियल बोर्ड का है, या एडिटोरियल फैसला होता है चैनल्स के ऊपर कि अगर हमने फलानी पॉलिटिकल पार्टी को पहले 15 मिनट देने, क्योंकि हम इसकी नहीं टाइमिंग ओपन टाइम देंगे, आप जिसको नहीं देना होगा आप उसको कोने में इस चीज के ऊपर इलेक्शन में वो बराबरी, और इसके ऊपर फिर इलेक्शन के अपने रूल्स भी हैं कि आपने डिबेट भी करवानी है तो आपने बराबरी के साथ करनी है, आपने टाइम देना है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने बराबरी के साथ करना है। देखिए, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज की बात होती है कि अगर हर तरह का ख्याल आपने पेश करना और लोगों को फिर चूज करने देना है कि वो फैसला करें कि उन्हें कौन सा ख्याल पसंद आता है। बुखारी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। जी, मेरे ख्याल से ये जो न्यूट्रलिटी का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो कोवर्डली